आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर। नेपाल की करंट पॉलिटिकल क्राइसिस और उसके पीछे के हिस्टोरिकल, सोशल और रीजनल डायनेमिक्स पे। जब आज हम नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको समझना चाहते हैं, तो सिर्फ आज पे नजर डालना काफी नहीं होगा। हमें इसके रूट, इसकी हिस्ट्री और इसके नेबरहुड डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पुराने कंटेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं, तब हम सिर्फ एक फैक्ट फ्री रेटरिक में फंसकर रह जाते हैं, जो आखिरकार हॉस्टिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग बनकर रह जाता है। स्पेशली जब बात हो पड़ोसी देशों की, जहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट इजीली बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम साउथ एशियन पावर डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज के बीच की ताकत, उनके पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और रिलेशनशिप का एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है। पहली बात यह है कि साउथ एशिया में इंडिया एक ऐसा जगरनॉट है जिसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है। पॉपुलेशन के लिहाज से लगभग हम 1.4 बिलियन लोग हैं, जो पूरे रीजनल पॉपुलेशन का 75 टू 80% है। पाकिस्तान जो दूसरा सबसे बड़ा देश है, उसके पास तकरीबन 23 करोड़ लोग हैं। इंडिया के पॉपुलेशन का सिर्फ 1/6। बाकी छोटे छोटे देश हैं, जैसे बांग्लादेश 17 करोड़, नेपाल 3 करोड़, श्रीलंका 2 करोड़ और भूटान 8 लाख से थोड़े ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। हमारी पॉपुलेशन और लैंड साइज इंडिया को इकोनॉमिक और मिलिट्री टर्म्स में रीजनल हेजमन बना दिया है। इंडिया के डिसीजन के रिपल इफेक्ट पूरे साउथ एशियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सोसाइटी में पड़ते हैं। ये बिग ब्रदर का रोल है, जिसका अरब कंट्रीज में यूएसए या यूरोप में रसिया जैसा इफेक्ट होता है। साउथ एशिया का कॉलोनियल हिस्ट्री और 1947 की पार्टीशन ड्रामा आज के पॉलिटिकल मैप को रिडिफाइन करता है। ब्रिटिश राज ने पूरे सब कंटिनेंट को एक बॉडी की तरह गवर्न किया, लेकिन 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब पाकिस्तान भी बना और बॉर्डर्स क्रिएट हुए, जिसने मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स जन्म दिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, कश्मीर इशू, रिफ्यूजी क्राइसिस। 1950 से 70s में इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने अपने नेशन को स्टेब्लिश कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम आइडेंटिटी ने पाकिस्तान को अपना सेंटर बनाया और हिंदू आइडेंटिटी ने इंडिया को। 1971 में इंडिया के मिलिट्री इंटरवेंशन से ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनता है, जो एक जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था। ये एग्जाम्पल है कि कैसे नेशनलिज्म के मुद्दे रीजन को हिला सकते हैं। और जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, तो साउथ एशिया में मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बहुत पावरफुल है, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में। पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिकरिंग फेनोमेनन है, जो वहाँ की पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और आम जनता की जिंदगी हर दौर में डीपली इम्पेक्ट करता आया है। पाकिस्तान को साउथ एशिया का सबसे क्लासिक मिलिट्री स्टेट माना जाता है। यहाँ की आर्मी, यानी पाकिस्तान आर्मी, सिर्फ बॉर्डर्स पे ही नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, इंटेलिजेंस और इवन मेजर बिजनेसेस पे भी कंट्रोल रखती है। पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल मिलिट्री मुल्ला अलायंस है। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद से मिलिट्री पावरफुल हो गई। 1958 से अब तक आधा देश आर्मी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करा ही करा है। आर्मी खुद को कौम का ठेकेदार बताती है और हर क्राइसिस में सिविलियन सरकार को रिप्लेस कर कर खुद पावर में आ जाती है। साथ ही इस्लाम का पॉलिटिकल यूज भी बहुत होता है। लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक का टैग, रिलीजियस पार्टीज की सपोर्ट से आर्मी अपनी लेजिटिमेसी बनाए रखती है। यहाँ पे पार्लियामेंट, पीएम, प्रेसिडेंट सब आर्मी के सिग्नल्स पे ही काम करते हैं। जैसे 1977 में जियाउल हक ने इस्लामिक पैनल कोड लगकर पावर से पूरे कंट्रोल पाया। और अब भी इमरान खान के टाइम में आर्मी ही असली बॉस थी। हम एक बार जरा टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब कब आर्मी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके खुद पावर में आ गई है। जनरल आयुब खान का 1958 का coup पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मिलिट्री टेक ओवर था, जिसने प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा की सिविल हुकूमत गिरा दी थी। 56 से 58 के बीच पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी। सिर्फ 2 साल में 4 प्राइम मिनिस्टर बदल दिए गए। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था और प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा भी पॉलिटिशियन का सपोर्ट खो रहे थे। अक्टूबर 7 1958 को इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। उसने जनरल आयुब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया और पूरा कंट्रोल उसको दे दिया। दोनों में अब पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। इस्कंदर मिर्जा को डर लगने लगा कि आयुब खान उसको रिप्लेस कर देगा, तो उसने प्लॉट तैयार किया आयुब को अरेस्ट करने का। लेकिन आयुब खान को पहले ही खबर लग गई थी इस बात की, और 27 अक्टूबर 1958 को आयुब खान ने अपने लॉयल जनरल्स के साथ मिर्जा को फोर्स किया कि वो रिजाइन करे और फिर उनको एग्जाइल भेज दिया जाता है।
आयुब खान ने सबसे पहले पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड किया। इससे पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो जाती है और सिविलियन की पावर खत्म हो जाती है। इस तरह वो सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेता है। उसने प्रेस पर कड़ी पाबंदियां लगाई और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाला। आयुब खान ने 1962 का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां सबसे बड़ा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, मतलब खुद आयुब खान के पास। उसने लोकल लेवल पे इलेक्शन बेसिक डेमोक्रेसीज के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें उसके सपोर्टर्स डोमिनेट करते थे, ताकि वो अपने पॉलिटिकल बेसिस को मजबूत बना सके। आयुब ने आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट पोस्ट पर अपने लॉयल ऑफिसर्स और टेक्निक्रोट्स को अपॉइंट किया, ताकि वो हर डिसीजन में उसका साथ दे सके और उसकी अथॉरिटी चैलेंज ना हो। उसने करप्शन, स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन किया, जिससे आम लोगों में उसका सपोर्ट बढ़ा। साथ ही एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी शुरू करके अपने रूल को लोगों के लिए फायदेमंद दिखाया। आयुब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग बनाई, खासकर अमेरिका और वेस्ट के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, जिससे उसको पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जो उसकी पावर को सपोर्ट करता रहा। कोल्ड वॉर के दौरान आयुब ने अपने आप को अमेरिका और वेस्ट के दोस्त के तौर पे प्रेजेंट किया। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ यूएस के साथ अलायंस ज्वाइन किया। इस वजह से अमेरिका ने मिलिट्री और फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया। इस फॉरेन एड ने आयुब को अपनी मिलिट्री और गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद की। अमेरिका ने पाकिस्तान को एडवांस्ड वेपन्स, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की, जिससे पाकिस्तान की आर्मी मॉडर्न बनी और आयुब की कंट्रोल और भी ज़्यादा मजबूत हुई। इससे वो अपनी पावर को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेड से बचाने में काबिल हो गया। आयुब खान को इंटरनेशनल फोरम पे भी सपोर्ट मिला। वेस्टर्न कंट्रीज ने उसके मिलिट्री रेजिम को लेजिटिमाइज दी और उसको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करा, जबकि वर्ल्ड में मिलिट्री कू को क्रिटिसाइज किया जाता है। इस तरह इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ने उसकी पावर को डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म से बचाए रखा। पाकिस्तान की लोकेशन कोल्ड वॉर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट में थी, इसलिए सुपर पावर्स ने आयुब की रेजिम को सपोर्ट किया, ताकि वो अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अचीव कर सके। इस फॉरेन बैकिंग से आयुब खान कॉन्फिडेंट रहा कि अपनी अथॉरिटी मजबूती से वो चलाता रहेगा। शुरू में सोवियत यूनियन पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि पाकिस्तान यूएस के क्लोज था। लेकिन आयुब ने बाद में सोवियत यूनियन से रिलेशंस इंप्रूव किए। चीन के साथ 1963 में बाउंड्री एग्रीमेंट किया, जो दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश करने का सबब बना। आयुब खान ने एग्रेसिव रेटरिक और 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में थोड़ी टेंशन हुई। वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने ताशकंद एग्रीमेंट फैसिलिटेट किया, जिससे दोनों देशों की टेंशन को टेम्पररी कम किया गया। आयुब के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट पॉलिसीज को पॉजिटिव देखा गया, लेकिन उसके ऑथोरिटेरियन रूल और ईस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ। कई लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट समझते थे, लेकिन कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आयुब खान के रेजिम को ज़्यादातर कोल्ड वॉर के स्ट्रेटेजी के हवाले से सपोर्ट किया, स्पेशली अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ने, जबकि कुछ कंट्रीज ने उसकी ऑथोरिटेरियन स्टाइल और ईस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम पे तनकीद भी की। 1969 में जनरल आया खान ने पाकिस्तान में मिलिट्री कू करके पावर हासिल की। आयुब खान की बढ़ती हुई पब्लिक नाराजगी और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते आया ने यह फैसला लिया। आया ने 25 मार्च 1969 को मुल्क पे मार्शल लॉ लगाया और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और सारी सिविलियन हुकूमत खत्म कर दी जाती है। आयुब ने अपने पावर्स आया को ट्रांसफर कर दी, जो आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। आया ने अपनी पहली बार पाकिस्तान की तारीख में 1970 में जनरल इलेक्शन करवाई। इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई, लेकिन आया ने उनका पावर ट्रांसफर डिले कर दिया, जो टेंशन बढ़ाने का सबब भी बना। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली आवाम को लगता था कि उनका हक मारा जा रहा है, उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। आया खान ने बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था, जिसमें बहुत गहरी हिंसा हुई थी। ऑपरेशन सर्चलाइट का मकसद ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के लीडर्स, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट या एलिमिनेट करना था, जिससे लोकल रेसिस्टेंस को रोका जा सके। मिलिट्री ने ढाका, चिटागोंग, कुमिला और खुलना जैसे बड़े शहरों में जबरदस्त हिंसा की। इसमें सिविलियंस की किलिंग्स और मास रेप्स भी शामिल है, जिससे बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो।
शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद बंगाली पब्लिक में आर्म्ड रेसिस्टेंस बढ़ गया और मुक्ति वाहिनी का जन्म होता है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला वार शुरू की। ऑपरेशन सर्च राइट की वजह से मिलियंस लोग इंडिया में रिफ्यूजी बनकर आए और इंडिया फाइनली 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। याह्या खान की सरकार ने इनिशियली पॉलिटिकल नेगोशिएशंस की कोशिश की, लेकिन फेल होने पर मिलिट्री एक्शंस को सिलेक्ट किया ताकि ईस्ट पाकिस्तान पे कंट्रोल फिर से हासिल हो सके। याह्या ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि वो ऑपरेशन इसलिए चलाया गया ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना चाहता था। उसने कहा कि वो इंटरनल इशू है जिसमें पाकिस्तान को अपनी सोवरेनिटी और मुल्क की यूनिटी बचाने का अधिकार है। उसकी सरकार ने मीडिया पे कंट्रोल रखा और अपनी तरफ से सिचुएशन को पीस कीपिंग ऑपरेशन या एंटी टेररिज्म ऑपरेशन बताया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स और क्रिटिसिज्म को डिनाई करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाई गई। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने पर याह्या ने थोड़ा पॉलिटिकल डायलॉग्स का हवाला दिया और 1972 में नेशनल इलेक्शंस करवाने का वादा भी किया, जिससे उसकी अपनी इमेज थोड़ी बहुत इंप्रूव करने में मदद मिली। याह्या खान की सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस खासकर वेस्ट और अमेरिका के साथ मेंटेन की। उन्होंने अपने फॉरेन एलाइज को ये बताने की कोशिश की कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और पाकिस्तान अपनी इंटीग्रिटी बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर बांग्लादेश में आज़ादी की जंग शुरू हो जाती है, जो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना। दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तीसरी जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में हार गई। इस हार के बाद आया खान ने अपनी ताकत खो दी और प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ना पड़ा, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने आगे कंटिन्यू किया। 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को पावर से हटा दिया। ये मिलिट्री को, जिसका कोड नेम ऑपरेशन फेयर प्ले था, देश में तब बहुत सिविल अनरेस्ट था। खासतौर पे भुट्टो की पीपीपी और ओपोजिशन पीएनए के बीच इलेक्शन की रेगिंग को लेकर एक्विजिशंस और हंगामा मचा हुआ था। जियाउल हक उस वक्त आर्मी चीफ थे। उसने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया जाता है। भुट्टो और उसकी कैबिनेट को मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जिया ने प्रॉमिस किया कि वो 90 दिन के अंदर अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, लेकिन इलेक्शन बार बार पोस्टपोन होते हैं और पार्टीलेस इलेक्शन 1985 में कराया गया। जिया 11 साल तक पावर में बना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिया की गवर्नमेंट को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जरिए रिकॉग्नाइज करा। बाद में भुट्टो को पॉलिटिकल ओपोनेंट के मर्डर के केस में गिल्टी डिक्लेयर किया और 1979 में फांसी दे दी जाती है। जिया ने अपने रूल को इस्लामिक शरिया और इस्लामाइजेशन पॉलिसी के जरिए जस्टिफाई किया। उसने प्रेस पे सेंसरशिप, ऑपोजिशन पे क्रैकडाउन और लेबर स्ट्राइक बैन कर दिया था। जिया के इस्लामाइजेशन प्रोग्राम में हुदूद ऑर्डिनेंस लॉन्च हुआ था, जिसमें रेप और एडल्ट्री का डेस्टिनेशन मिटा दिया गया था। रेप विक्टिम्स को भी एडल्ट्रल समझा जाने लगा और सख्त सजा मिलने लगी। महिलाओं की लीगल स्टेटस कम हो गई थी। कोर्ट में उनकी गवाही आदमियों की गवाही की आधी माने जाने लगी थी। चादर और चार दीवारी वाली पॉलिसी लॉन्च हो गई थी। वुमेन की मूवमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट, ये सब लिमिट हो गए थे। आइडियोलॉजिकल ब्रांडिंग ने उनको पब्लिक लाइफ से दूर कर दिया और डोमेस्टिक रोल में ज़्यादा हाईलाइट किया। आर्ट्स, कल्चर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। थिएटर, एक्टिविज्म और विमेन प्रोटेस्ट ये सब अलाउ नहीं थे। इन पे पुलिस क्रैकडाउन करने लगी थी। एनजीओज और विमेन ग्रुप जैसे विमेन एक्शन फोरम WAF ने डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनको रिप्रेस कर दिया गया था। इन प्रोटेस्ट मूवमेंट ने सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज किया और सरकारी क्रैकडाउन से स्ट्रगल और बढ़ गया था। सऊदी फंडिंग से वहाब या देवबंदी मदरसा प्रमोट होते थे, जिसे सोसाइटी और मैस्कुलिन और ऑर्थोडॉक्स होता जा रहा था। माइनॉरिटीज और वुमेन की राइट और भी अंडरमाइन हो गई थी। अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी के इन्वेजन के बाद अमेरिका ने जिया की सरकार को फ्रंटलाइन एलाइड डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड दी। जिया ने अमेरिका की सपोर्ट हासिल की और पाकिस्तान के थ्रू अफगान मुजाहिदीन को हेल्प किया। इससे उसकी पावर और इंटरनेशनल बैकिंग मजबूत हो गई थी। यूएस ने CIA के थ्रू अफगान मुजाहिदीन को पाकिस्तान की मदद से ट्रेन और फंड किया, ताकि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाला जा सके। जिया ने अमेरिका की एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसीज को सपोर्ट किया और यूएस की बैकिंग की वजह से इलेक्शन और डेमोक्रेसी को डिले करता रहा। यूएस के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट जिया के मिलिट्री रेजिम को लेजिटिमाइज बनाता रहा। जियाउल हक ने इस्लामाइजेशन की पॉलिसी शुरू की, जिसमें सऊदी अरेबिया ने एक्टिवली सपोर्ट किया। वहाबी और देवबंदी मदरसा को पैसा और रिसोर्सेज दिए गए ताकि सुन्नी इस्लाम को प्रमोट किया जा सके और ईरानियन रेवोल्यूशन के शिया इफेक्ट को रोका जा सके।
सऊदी फंडिंग ने पाकिस्तान में मदरसास और रिलीजियस ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग किया, जिससे एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ और जिया की पॉलिसीज मास सपोर्ट भी मिला। इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस और पेट्रोलियम क्रेडिट्स दिया, जो जिया की इकोनॉमी को स्टेबल बनाने में मददगार साबित हुए। जिया की इस्लामिक लॉस लाइक हुदूद ऑर्डिनेंस और इंटरनेशनल फोरम पे सऊदी की सपोर्ट की वजह से रिलीजियस आइडेंटिटी को पाकिस्तान में और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इस्लामाइजेशन और फॉरेन कंजर्वेटिज्म के इम्पैक्ट से जेंडर रोल्स और सोसाइटी ज़्यादा पेट्रियार्कल हो गई थी। वुमेन्स लीगल, सोशल और पब्लिक राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन आ गई थी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को स्टेट पेट्रोनेज मिल गया था। एनजीओज और महिला मूवमेंट ने जरूर रेसिस्टेंस की, पर उनको ब्रूटल रिप्रेशन फेस करना पड़ा और हुदूद लॉ को अमेंड करवाने में डिकेड्स लग गए। जियाउल हक की डेथ 1988 में एक प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन उनका एरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिलिट्री डिक्टेटरशिप और इस्लामाइजेशन के लिए जाना जाता है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में ब्लडलेस मिलिट्री कूप किया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। ये कूप 12 अक्टूबर 1999 को हुआ, जब सिविल मिलिट्री टेंशन पीक पर थी, खासतौर पे कारगिल वॉर के बाद, जो मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पोस्ट से हटाने की नवाज शरीफ की कोशिश के बाद। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को आर्मी चीफ से हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को अपॉइंट करना चाहा, लेकिन आर्मी के टॉप कमांडर ने रिफ्यूज कर दिया और मुशर्रफ को सपोर्ट किया। मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका से वापस आ रहा था और पीएम नवाज शरीफ ने कराची एयरपोर्ट पे उसकी लैंडिंग रोक दी थी। आर्मी ने तुरंत एक्शन ले ली, एयरपोर्ट, मीडिया, पार्लियामेंट और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर कर लिया और नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुशर्रफ ने एज चीफ एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी डिक्लेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है और मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन मुशर्रफ ने इसे मार्शल लॉ कहने से मना कर दिया। फिर बाद में मुशर्रफ ने टीवी पर आके अपनी टेक ओवर को जस्टिफाई किया। पीएम हाउस बंद कर दिया जाता है और अपनी टीम बनाई। पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया। मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस आर्मी ऑफिसर्स के हाथ में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ की गवर्नमेंट को डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बेसिस पे लीगलिटी दी और शरीफ को कोर्ट ट्रायल के बाद एग्जाइल में भेज दिया जाता है। मुशर्रफ ने 7 पॉइंट एजेंडा दिया, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये सब शामिल थे। सिविल सोसाइटी और मीडिया पे कुछ लिबरलाइजेशन हुए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर पे रेस्ट्रिक्शन बने हुए थे। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए डिवोल्यूशन प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे ग्रास रूट गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। लेकिन इसी सिस्टम पे आर्मी ऑफिसर्स का टाइट कंट्रोल भी था। आर्मी का रोल पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, जिसमें मिलिट्री की फॉर्मल सुपरविजन हाईलाइट हुई। मेजर एंटी करप्शन ड्राइव, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, आईटी सेक्टर ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। coup के तुरंत बाद पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ सस्पेंशन और इंटरनेशनल तनकीद का सामना करना पड़ा। यूएस और यूरोप ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। 9/11 के बाद मुशर्रफ ने यूएस लेड वॉर ऑन टेरर ज्वाइन किया। पाकिस्तान यूएस का फ्रंट लाइन एलाई बन गया। इससे पाकिस्तान को फिर से मेजर मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मिलनी शुरू हो गई। लेकिन सिक्योरिटी और पॉलिसी पर यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। रीजनल फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के साथ कारगिल के बाद टेंशंस बनी रही, लेकिन बाद में आगरा समिट और बैक चैनल टॉक से रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश भी हुई। अफगानिस्तान पॉलिसी पूरी तरह से रिवर्स हुई। तालिबान से डिस्टेंस बनाई गई और एंटी टेरर कोऑपरेशन यूएस के साथ की गई। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की कंस्ट्रेंट की वजह से इंटरनल और रीजनल कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज भी बनी रही। मुशर्रफ ने 2001 में खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया और अपने आप रोल कंसोलिडेट किया। डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन का प्रॉमिस दिया, मगर मिलिट्री कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बना रहा। यूएस ने मुशर्रफ के मिलिट्री coup को ओपनली कंडेम किया और डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की डिमांड की। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर सैंक्शंस के साथ साथ मिलिट्री coup पर सिंबॉलिक एक्ट बैन लगाई। यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया कि रिस्टोर सिविलियन डेमोक्रेसी रूल एज सुन एज पॉसिबल, पर एक्चुअल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कम था, क्योंकि न्यूक्लियर सैंक्शंस पहले से ही लगी हुई थी। यूएस की पॉलिसी कॉशियस हो गई थी, लेकिन 9/11 के बाद सेम मुशर्रफ को फ्रंट लाइन एलाई डिक्लेयर किया और मिलिट्री इकोनॉमिक सपोर्ट वापस मिलना शुरू हो गया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में मिलिट्री coup को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और पाकिस्तान की इनस्टेबिलिटी पे कंसर्न दिखाया। coup के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और ज़्यादा टेंस हो गए, खास तौर पे रिसेंट कारगिल वॉर की वजह से जितना भी ट्रस्ट था वो सब खत्म हो गया था। इंडिया की पॉलिसी वेट एंड वॉच रही और मुशर्रफ के लीडरशिप पे स्केप्टिज्म ज़्यादा था, क्योंकि मुशर्रफ ही कारगिल कन्फ्लिक्ट के मास्टरमाइंड माना जाता था। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर आज़ाद हुआ,
लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री को स्टेबल सिविलियन डेमोक्रेसी मिलने में काफ़ी मुश्किलें आई। आर्मी यानी बांग्लादेश मिलिट्री ने कई बार सिविलियन सरकार को हटाकर डायरेक्ट रूल यानी कि डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश किया। पॉलिटिकल वायलेंस, असैसिनेशन और कू यहाँ की रियलिटी है। 1975 शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, उनकी असैसिनेशन एक मिलिट्री कू के दौरान हुई। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स उनके घर पे हमला करते हैं और शेख मुजीब रहमान को और मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स को भी मार देते हैं। कू के बाद खोंडाकेर मुश्ताक अहमद जो उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी हुकूमत अनाउंस किया और वो बांग्लादेश के इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये पहली बार था जब बांग्लादेश में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था। एसेसिनेशन के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ और कंट्री में मिलिट्री और राइट विंग फोर्सेस की ताकत बढ़ने लगी। बाद में 1979 तक इंडेमिनिटी ऑर्डिनेंस के जरिए किलर्स को इम्यूनिटी दी गई थी, जिससे उनका केस किसी भी कोर्ट में नहीं चल सकता था। शेख मुजीब की दो बेटियां थी, शेख हसीना और शेख रेहाना। उस वक्त एब्रोड थी और वो बच गई। शेख मुजीब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लीडर थे और उनकी डेथ के बाद देश में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ ऑथोरिटेरियन और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स का फसलास मिला। कुछ हिस्टोरियंस और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल पावर और डोमेस्टिक कंस्पिरेटर्स ने मिलकर शेख मुजीब को हटाने की प्लानिंग की, क्योंकि उनका सेकुलर और सोशलिस्ट एजेंडा उनके लिए चैलेंज बन रहा था। मुजीब के मौत के बाद जियाउर रहमान ने मिलिट्री को लीड किया और प्रेसिडेंट बन गए। 7 नवंबर 1975 को जियाउर रहमान ने अपने पावर को मजबूत किया जब उन्होंने कू और पॉलिटिकल अपराइजिंग के बावजूद मिलिट्री और पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया। उनके हुकूमत में सिविल रूल वापस लाने की कोशिश हुई, इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए गए। उन्होंने मिलिट्री स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया, जिससे पॉलिटिकल कायोस कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। उनके रूल के दौरान ही कई कू अटेम्प्ट हुए, इंक्लूडिंग 1977 एयरफोर्स मैच्यूनिटी और 1977 की मास एक्सक्यूशन, जिसने हजारों मिलिट्री पर्सनल को सजाए मौत दी गई जो कंस्पिरेटर्स थे। जियाउर रहमान ने इन म्यूटिनिटीज को सक्सेसफुली सप्रेस किया, जिससे उनका मिलिट्री कंट्रोल और मजबूत हुआ। जिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर पे फोकस, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया, जिससे इनकी स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी बनाने में मदद मिली। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया, जिससे इंटरनल स्टेबिलिटी में मदद मिली। पॉलिटिकल करप्शन और नेपोटिज्म का कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ वजह से उनका रेजिम ऑथोरिटेरियन माने जाने लगा। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की रिलेशन पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव की, जहाँ पहले टेंशन थी, मगर इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशन कंटिन्यू रहे। रीजनल कोऑपरेशन में सार्क के फॉर्मेशन के लिए ग्राउंड वर्क शुरू किया गया। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, स्पेशली अरब कंट्रीज और वेस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशंस मजबूत करने की कोशिश की गई। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान को बांग्लादेश में एक मिलिट्री कू अटेम्प्ट के दौरान असैसिनेट कर दिया जाता है। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद का को बांग्लादेश में 24 मार्च 1982 को हुआ। इरशाद जो उस वक्त बांग्लादेश आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने प्रेसिडेंट अब्दुस सत्तर की सिविल गवर्नमेंट को हटाकर पावर हासिल की और मार्शल लॉ इम्पोज किया। इरशाद ने प्रेसिडेंट सत्तर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को रिजाइन करने पर मजबूर किया। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी जाती है। पहले उन्होंने एक सिविल प्रेसिडेंट AFM चौधरी को अपॉइंट किया, जो उनका पपेट प्रेसिडेंट माना जाता था। दिसंबर 1983 में खुद इरशाद ने प्रेसिडेंसी संभाली। उनका कहना था कि कू करप्शन और बीजेपी लेड गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को रोकने के लिए जरूरी था। बीजेपी यानी बांग्लादेश जनता पार्टी, जो वहाँ की सेंटर राइट पार्टी है। इरशाद ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जातीय पार्टी बनाई। 1986 में कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार बनाई। लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने 7th अमेंडमेंट पास करवाया, जिससे उनको कू और मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज किया गया। लेकिन 2010 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इरशाद के दौरान बांग्लादेश में इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया। सेकुलर पॉलिसीज पर निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे सिस्टम एक्सपेंशन, प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, मगर पॉलिटिकल रिप्रेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी कॉमन थी। 1990 में मास अपराइजिंग के बाद इरशाद को रिजाइन करना पड़ता है और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वापस आती है। जब मिलिट्री कू होता है तो डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, सिविलियन हुकूमत गायब और आर्मी चीफ ही मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बन जाता है, यानी प्रेसिडेंट। और ये होता है मार्शल लॉ,
जिसमें सिविल रूल सस्पेंड हो जाते हैं और आर्मी हर डिसीजन कंट्रोल करने लगती है। पॉलिटिकल अरेस्ट आम बात हो जाती है। जो नेता, जर्नलिस्ट या स्टूडेंट एक्टिविस्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी की आवाज दबा दी जाती है। मीडिया सेंसरशिप बहुत सख्त हो जाती है। प्रेस को कंट्रोल कर लिया जाता है। जो भी निगेटिव न्यूज़ या सरकार के खिलाफ रिपोर्ट होता है, उसे या तो पब्लिश नहीं किया जाता या फिर उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। प्रेस फ्रीडम बिल्कुल जीरो। इमरजेंसी पावर के तहत आर्मी को ऐसी लिमिटलेस ताकत दे दी जाती है कि वो ट्रायल के बिना लोगों को अरेस्ट या इवन एक्सिक्यूट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पर्गिंग छुपाने की कोई जगह नहीं। इस हालात में आम लोगों का हक दबा दिया जाता है। पॉलिटिकल ढांचे टूट जाते हैं और मुल्क पर मिलिट्री हावी हो जाती है। जब भी कोई आर्मी डिक्टेटर रूल करता है, आम लोगों की जिंदगी में डर और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हर वक्त बनी रहती है। मिलिट्री कू, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और धरना प्रोटेस्ट लगातार होते रहते हैं। देश एक कंटिन्यूअस क्राइसिस जोन में रहता है, जहां लोगों का अमन चैन सब चला जाता है। जब आर्मी रूल होता है तो सिविलियन डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हेवी मैनिपुलेशन का शिकार हो जाती है। 1990 के बाद जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट आई है, तो क्राइसिस के टाइम पे आर्मी का इनडायरेक्ट कंट्रोल बन जाता है। ये सिचुएशन आम आदमी की आज़ादी को लिमिट कर देती है। पॉलिटिकल हकूक दब जाते हैं और देश का फ्यूचर अनस्टेबल नजर आने लगता है। बांग्लादेश में डायरेक्ट डिक्टेटरशिप का खात्मा 90s के आखिरी दिनों में होता है, जब लोगों की मास अपराइजिंग और डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल के नतीजे में मिलिट्री रूलर जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने रिजाइन कर दिया। 1990 तक बांग्लादेश में मल्टीपल मिलिट्री डिक्टेटरशिप और कू देखे गए थे, मगर हल्की हल्की सिविलियन रूल की कोशिश भी हुई। इरशाद की डिक्टेटरशिप के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हुए, जिसमें स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया। उन्होंने पॉलिटिकल आज़ादी और डेमोक्रेसी की डिमांड की। फाइनली इरशाद रिजाइन करता है और जेल जाता है, जिसके बाद 91 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट वापस आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री इंटरफेरेंस कल्चर अभी भी है। सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान भी आर्मी का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बना रहता है, खासकर अगर दूसरी बार क्राइसिस आए तो। सेकुलरिज्म को वीकेंड किया गया, इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया, जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान राइवलरी और डायनेस्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा मजबूत हुई और गवर्नेंस के चैलेंजेस बढ़ते गए। सिविल राइट्स और मीडिया फ्रीडम कभी फुली रिकवर नहीं हो पाया और कभी-कभी पॉलिटिकल सेपरेशन और इमरजेंसी वापस है। इकोनॉमी डेवलप हुई, मगर करप्शन और नेपोटिज्म अभी भी प्रॉब्लम है। रिसेंट अपराइजिंग और पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंडिकेट करते हैं कि डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए अभी लंबी दूरी चलनी होगी। नेपाल का केस साउथ एशिया के मिलिट्री सिविल रिलेशन में काफी यूनिक और इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसका सिचुएशन समझने के लिए हमें हिस्ट्री, रिसेंट पॉलिटिक्स और आर्मी के रोल डिटेल में देखना जरूरी होगा। नेपाल की आर्मी ने अपनी पुरानी ट्रेडिशन में कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने या डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर लेने की कोशिश कभी नहीं करा है। ये साउथ एशिया के बाकी पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से बिल्कुल अलग है, जहाँ मिलिट्री को कॉमन है। ट्रेडिशनली नेपाल आर्मी मोनार्की के लॉयल रही है और कभी भी ये किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं गया है। चाहे मोनार्की हो या रिपब्लिक सिस्टम, आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को हमेशा एक्सेप्ट किया है। 1996 से 2006 तक नेपाल में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चला, जिसे मोइस्ट इंसर्जेंसी कहते हैं। ये एक आर्म्ड रिवेलियन था जो मोनार्की और फ्यूडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के खिलाफ था। ये मूवमेंट 10 सालों तक देश में इंस्टेबिलिटी का सबब बना। इस दौरान मोइस्ट ने अपनी मिलिट्री बनाई और गवर्नमेंट फोर्सेस से लड़ाई की। आर्मी इनिशियली मोनार्की के कंट्रोल में थी और इंसर्जेंट के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और पीस प्रोसेस 2006 में शुरू होता है, तो मोइस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं। 2006 के पीस एग्रीमेंट के बाद नेपाल ने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। 2008 में मोनार्की खत्म होती है और नेपाल एक सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है। आर्मी ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रख लिया है, मतलब सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में। मोइस्ट फाइटर्स का इंटीग्रेशन नेपाल आर्मी में हुआ और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स के जरिए मिलिट्री को मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। आज नेपाल में आर्मी को कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया गया है, देश की इंटीग्रिटी की रक्षा करना, बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। सिविलियन गवर्नमेंट चला रहे और आर्मी उनका सपोर्टिव पार्टनर है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बावजूद आर्मी ने कभी पावर ग्रैब नहीं किया। वो ज़्यादातर पीस कीपिंग, डिजास्टर रिलीफ और बॉर्डर मैनेजमेंट पे फोकस्ड रहे। पब्लिक परसेप्शन में आर्मी की इमेज रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल है, अनलाइकिंग हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जहां मिलिट्री पॉलिटिकल एडवर्सरी के रूप में देखी जाती है। आर्मी खुद को सिविलियन अथॉरिटी के अंडर रखती है, जो डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल है। आर्मी क्राइसिस के वक्त मीडिएटर, पीस कीपर और इन्फोर्सर का रोल निभाती है।
जैसे टेम्पररी स्टेबिलिटी अचीव किया जा सके बिना डायरेक्ट टेक ओवर के। श्रीलंका एक मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जिसमें प्राइमरीली सिन्हालीज यानी बुद्धिस्ट मेजोरिटी में, और तमिल जिसमें हिंदूज और क्रिश्चियन है वो माइनॉरिटी में रहते हैं। यहाँ इथनिक टेंशन 1970 से स्ट्रांग होना शुरू हुआ, जब तमिल कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज और पॉलिटिकल राइट्स के लिए वोकल होने लगी। 1983 में ये टेंशन एक फुल फ्लेज सिविल वॉर में बदल जाती है, जिसे श्रीलंका सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तमिल टाइगर्स ने मिलिटेंट इंसर्जेंसी शुरू की, जिसमें उनका गोल एक अलग तमिल स्टेट बनाना था। सिविल वॉर के पीरियड में, जो 83 से 2009 तक का जो टाइम फ्रेम माना जाता है, इस ड्यूरेशन में श्रीलंका मिलिट्री ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। आर्मी ने तमिल टाइगर के खिलाफ मेजर ऑपरेशन चलाए जो बहुत भयानक और ब्रूटल रहे। या फिर टेरिटरी कंट्रोल करना हो, नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में मिलिट्री ने कब्जा जमाए रखा, जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कम हो रही थी। मिलिट्री की कमांड कंट्रोल नेशन के हर फंक्शन में बढ़ गई। आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिविलियन पार्ट्स पे कंट्रोल बढ़ा लिया था। 2009 में गवर्नमेंट ने वॉर ऑफिशियली जीत लिया, एलटीटी को डिफीट कर लिया जाता है, लेकिन आर्मी का रोल अभी भी नॉर्थ ईस्ट में बना रहता है। वहाँ के कुछ एरियाज मिलिट्री गवर्न एरियाज बने रहे, जैसे कि जहाँ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल कंट्रोल मिलिट्री के पास रहती है। 2015 के बाद श्रीलंका ने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना शुरू किए। पार्लियामेंट और जुडिशरी ने मिलिट्री के ओवररीच को लिमिट किया गया। मिलिट्री को सिविल डिफेंस मिनिस्टर के अंडर लाया गया। मीडिया और सिविल सोसाइटी की फ्रीडम थोड़ी इम्प्रूव हुई और इलेक्शन पे फोकस किया गया। इस दौरान मिलिट्री ने अपना स्ट्रिक्ट डिफेंस रूल मेंटेन करने का एडजुडिकेशन दिया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस में कमी आई। आज भी श्रीलंका की आर्मी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनका गवर्नेंस में डायरेक्ट कंट्रोल काफी लिमिटेड हो गया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने मिलिट्री के कंस्ट्रक्टिव रोल को इंकरेज करा है। डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, इन सब पे फोकस ज्यादा बढ़ाया गया है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद मिलिट्री नहीं चाहती कि वो सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरराइड करे, लेकिन सोसाइटल टेंशन और पॉलिटिकल वायलेंस के रिस्क कभी भी बने हुए हैं। भूटान एक छोटा हिमालयन किंगडम है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1600 में हुआ। उस टाइम पे भूटान एक थियोक्रेटिक मोनार्की था, जिसमें रीजन और पॉलिटिक्स डीपली इंटरकनेक्टेड थे। ट्रेडिशनल भूटान में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लोग मिलिटास बनाकर अपनी रक्षा करते थे। 20वीं सेंचुरी में, खासकर 1950s के आसपास, चीन ने तिब्बत पे कब्जा के बाद भूटान ने अपनी फर्स्ट रेगुलर आर्मी बनाई, जिसे रॉयल भूटान आर्मी आरबीए भी कहते हैं। इंडिया की मदद से ये आर्मी बनाई गई थी और इक्विप करी गई थी, और तब से इंडिया भूटान मिलिट्री टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा। भूटान मिलिट्री का रोल पॉलिटिकल नहीं है, यहाँ आर्मी स्ट्रिक्टली किंग और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंडर है। आर्मी कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करती और ना ही कू करती है। मोनार्की और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल गवर्नेंस का कोर है। किंग को ड्रक गैल्पो कहते हैं, जिसका मतलब होता है ड्रैगन किंग होता है। उनका रोल स्पिरिचुअल और टेम्पोरल दोनों है, जो लीडरशिप में कंटिन्यूटी लाता है। आर्मी का काम मेनली बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, वीआईपी प्रोटेक्शन और ओकेजनल इंसर्जेंसी कंट्रोल करने तक लिमिटेड है। इंडिया और भूटान के बीच 1949 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुआ, जिसमें इंडिया ने भूटान की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री ट्रेनिंग में मदद करने का जिम्मा लिया। इंडिया भूटान के डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और उनके ट्रेनिंग और आर्म्स सप्लाई में इंडिया एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। भूटान आर्मी 2003 में इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे यूएलएफए, एनडीएफबी को अपने देश से बाहर निकालने के लिए इंडिया के साथ मिलकर ऑपरेशन ऑल क्लियर कंडक्ट किया, जो सफल भी रहा। यह दिखाता है कि भूटान ने अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसी अपनाई है। भूटान का गवर्नेंस मॉडल कंसल्टेटिव मोनार्की और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसे पैराडाइम पे बेस्ड है, जिसमें डेवलपमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज भी इंक्लूड रहते हैं। किंग और रॉयल फैमिली के लीडर्स बहुत रिस्पेक्टेड है, और वो अपने लोगों के वेलबींग के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट में रिलीजियस इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अथॉरिटेरियन नहीं है। डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स जैसे नेशनल असेंबली, लोकल इलेक्शंस, ये सब भी शामिल है। इस वजह से भूटान की पॉलिटिक्स स्टेबल है, और आर्मी को किसी भी तरह का पॉलिटिकल पावर लेने की जरूरत या इच्छा नहीं होती। रॉयल भूटान आर्मी के पास मॉडर्न ट्रेनिंग है, पर वो अपने रोल डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से आगे बढ़कर नहीं देखते। आर्मी की कमांड वहाँ के किंग के अंडर है, और वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं। भूटान की मिलिट्री पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में भी बहुत ज़्यादा इंवॉल्व है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश में आर्मी के कू कॉमन है। इंडिया जहाँ डेमोक्रेसी और सिविल मिलिट्री रिलेशन को बैलेंस किया जाता है, भूटान जहाँ मोनार्की और स्पिरिचुअल लीडरशिप के साथ साथ चलता है।
श्रीलंका जैसा देश जहां आर्मी ने सिविल वॉर में बड़ी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जबकि भूटान में आर्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हर साउथ एशियन कंट्री अपनी इंटेग्रिटी को सबसे बड़ा एसेट मानता है। ये लेगेसी कॉलोनियल रूल के खिलाफ स्पिरिट से आई है। पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से अलग मुस्लिम नेशन के रूप में डिफाइन करता है। टू नेशन थ्योरी इसका आइडियोलॉजिकल बेस है। बांग्लादेश की आइडेंटिटी 1971 के लिबरेशन वॉर पे स्ट्रॉन्ग फोकस करती है, जो बंगाली नेशनलिस्ट को ग्लोबल स्टेज पे लेकर आई। नेपाल अपनी सोवरेनिटी को मोनार्की बेस्ड हिंदू लेगेसी और सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट दोनों के थ्रू बैलेंस करता है। और इंडिया अपनी डाइवर्सिटी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कंसेप्ट में समझता है, जिसमें लिंगुअल और रिलीजियस प्लूरलिज्म को प्रमोट किया जाता है। अब कुछ इस रीजन की इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस की बात करते हैं, जो टाइम टाइम पे होते रहे हैं। तो सबसे बड़ा और शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट तो 1947 के पार्टीशन है, जो ब्रिटिश इंडिया से अलग होने के साथ शुरू हुआ। पार्टीशन के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, बट बाउंड्री डिलिमिटेशन में प्रॉब्लम हुई, स्पेशली जम्मू कश्मीर, जब हिंदू महाराजा के अंडर एक मुस्लिम माइनॉरिटी वाला रीजन, जिसमें दोनों कंट्रीज डिस्प्यूट करते हैं। इस डिस्प्यूट के कारण 1947 से अब तक मल्टीपल इंडिया पाकिस्तान वार हो चुके हैं। 65, 99 कारगिल। कश्मीर अभी भी एक फ्लैश पॉइंट है, जहां इंटेंस मिलिटेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू है। पार्टीशन की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स माइग्रेट किए, कम्युनल राइट्स हुए, और अब तक ये कन्फ्लिक्ट साउथ एशिया की सबसे सेवियर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट 71 का बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, जब ईस्ट पाकिस्तान में कल्चरल, लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा, और फिर 71 में इंडिया की सपोर्ट से वहां लिबरेशन वॉर शुरू होता है। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश अलग कंट्री बनता है। इस वार ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को और टफ बना दिया। पाकिस्तान को अपना एक पोर्शन खोना पड़ा। बांग्लादेश में अभी भी वॉर मेमोरीज और पॉलिटिकल नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं श्रीलंका की सिविल वॉर की, जो 83 से 2009 तक चली है। श्रीलंका एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, जहाँ तमिल, जो कि वहाँ माइनॉरिटी में है, उन्होंने अपने राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, शॉर्ट में तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसने वहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू किए। और ये सिविल वॉर 26 साल तक चली, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस मारे गए और मास डिस्प्लेसमेंट भी हुए। 2009 में मिलिट्री ने तमिल टाइगर्स को डिफीट किया, बट वॉर के बाद भी एथनिक रिकॉन्सिलिएशन एक चैलेंज बना हुआ है। ये वॉर श्रीलंका की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस थी, जिसका इम्पैक्ट रीजन की सिक्योरिटी पे भी पड़ा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन हुए, अगर उसकी बात करें तो पहले 99 का कारगिल वॉर आता है। पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर के कारगिल रीजन में इन्फिल्ट्रेट किया, जो इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर उनको वापस भगाया। ये एक फुल स्केल वॉर नहीं था, पर ये बहुत इंटेंस कन्फ्लिक्ट था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर और इसके नेबरिंग एरियाज में मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है, जिनका फंडिंग और ट्रेनिंग पाकिस्तान में कराया जाता है, जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए फ्रेजाइल बनाता है। बॉर्डर पे रेगुलर सीज फायर वायलेशन और टेंशंस हमेशा बने रहते हैं। अब समझते हैं तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच एक पुराना और एक इम्पोर्टेंट वाटर शेयरिंग इशू है, जो दोनों कंट्रीज के किसानों और आम लोगों की जिंदगी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तीस्ता रिवर हिमालय के पहौरी ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम और नॉर्थ बंगाल होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, जहां वो ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जिसे जमुना के नाम से भी बोला जाता है, उसमें मिल जाती है। ये नदी इंडिया में 300 किलोमीटर से ज़्यादा और बांग्लादेश में करीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लिए रिवर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का एक मेजर सोर्स है, और बांग्लादेश के नॉर्थ रीजन में लगभग 70% लोग इस पर डिपेंड करते हैं। डिस्प्यूट असल में तीस्ता की वाटर शेयरिंग को लेकर है, खासकर ड्राई सीजन में, यानी दिसंबर से मार्च के महीने के आसपास में, जब नदी का पानी बहुत कम हो जाता है। बांग्लादेश को लगता है कि इंडिया ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज कर लेता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के फील्ड्स ड्राई हो जाते हैं और फार्मिंग अफेक्ट हो रही है। इंडिया खासकर वेस्ट बंगाल भी ज़्यादा पानी देने में हेसिटेट करता है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल के किसान इसी पानी पे डिपेंडेंट है। 2011 में एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑलमोस्ट होने ही वाला था, लेकिन वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ओपोजिशन के बाद वो रुक गया, और अभी तक बैलेंस नहीं बन पाया है। वाटर शेयरिंग इंडिया में स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब कि वेस्ट बंगाल की सरकार को ही फाइनल अप्रूवल देना होगा। बांग्लादेश अपने रीजन में फ्लड कंट्रोल और समर में वाटर शॉर्टेज को टैकल करने के लिए चीन से लोन लेकर डैम या रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कर रहा है, जिससे इंडिया अलर्ट हो गया है। अभी भी वाटर शेयरिंग एडॉक बेसिस पे चल रहा है, कोई परमानेंट लीगल एग्रीमेंट नहीं है। कभी भी इस इशू पे दोनों देशों की टॉक्स हो जाती है,
लेकिन कंक्रीट सॉल्यूशन अभी तक किसी कंट्री के पास नहीं है। और ऐसे ही रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हमारे नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के साथ सभी के साथ है। इंडिया और चाइना के बीच 1962 में एक वॉर हुआ और तब से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। चीन, भूटान और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट में भी इन्वॉल्व रहा है, जो इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए चैलेंज है। अब इस रीजन में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कैसे एक देश अपनी इकोनॉमी यानी ट्रेड, रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट, लेबर माइग्रेशन और सप्लाई चेन इन सब के जरिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। साउथ एशिया में इंटरडिपेंडेंस भले ही इन हाई नहीं हो, लेकिन काफ़ी रेलिवेंट रहा है। साउथ एशिया के रीजनल ट्रेड में इंडिया का रोल बहुत बड़ा है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल इंटीग्रेशन में की फैक्टर बनाते हैं। इंडिया इस रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका टोटल जीडीपी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन है। ये साइज और मार्केट पोटेंशियल के लिहाज से साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साउथ एशियन कंट्रीज का लगभग 65 to 80% ट्रेड इंडिया के साथ होता है। इंडिया अपने यहाँ से रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, फार्मा, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट में पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेते हैं। साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये 2006 में इम्प्लीमेंट होता है। साफ्टा का गोल साउथ एशियन कंट्रीज के बीच ट्रेड बैरियर कम करना था। इंडिया ने इसमें अपना मेजर शेयर दिया, लेकिन फिर भी इंडिया और कुछ नेबर्स के बीच पॉलिटिकल टेंशंस ट्रेड को हिंडर करते रहे। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका इंडिया के साथ सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड में इन्वॉल्व रहे हैं। डेवस्टेंक और जो इसके जैसे अदर रीजनल ग्रुप्स हैं, उनमें भी इंडिया एक एक्टिव मेंबर है, जिनका मोटिवेशन साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया को भी ट्रेड लिंक से जोड़ना है। इंडिया ने ट्रांजिट कस्टम फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिससे कि जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है जैसे नेपाल और भूटान, उनके लिए एक्सेस इंप्रूव हो सके। अभी इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास ट्रेड का मेजर रूट जैसे रक्सौल बीरगंज, जोगबानी विराटनगर, जहाँ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बहुत होता है। इंडिया भूटान ट्रेड वे मल्टीपल सेक्टर्स में एक्टिवली ग्रो कर रहा है। इंडिया के पोर्ट्स जो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में, वो साउथ एशिया के ग्लोबल ट्रेड के लिए गेटवेज का काम करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जैसे इंडिया नेपाल रेल लिंक, सासे यानी साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट से ट्रेड और लॉजिस्टिक इंप्रूव किए जा रहे हैं। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे पॉलिटिकल टेंशंस। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस ट्रेड को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे 2015 का नेपाल ब्लॉकेड, कस्टम ड्यूटीज, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स साउथ एशिया के इंट्रा रीजनल ट्रेड को रोक रहे हैं। रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में अभी भी वीक है, जो ट्रेड ग्रोथ को लिमिट करता है। रेमिटेंसेस साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है, जो उनकी इकोनॉमीज, हाउस होल्ड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे मेजर रोल प्ले करता है। रेमिटेंसेस बेसिकली वो पैसे होते हैं जो देश के बाहर काम करने वाले लोग अपने घर वापस भेजते हैं, फैमिली सपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये फ्लो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत स्टेबल और सिग्निफिकेंट फॉरेन करेंसी सोर्स माना जाता है। साउथ एशियन कंट्रीज में रेमिटेंसेस जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो पॉवर्टी रिडक्शन और सोशल स्टेबिलिटी में मदद करता है। नेपाल की जीडीपी का 25% सिर्फ रेमिटेंसेस से आता है। यहाँ की यूथ गल्फ कंट्रीज, मलेशिया, साउथ कोरिया और यूरोप में काम करते हैं। बांग्लादेश की जीडीपी में 20 से 22% कंट्रीब्यूशन रेमिटेंसेस का है, स्पेशली मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगहों से इनको पैसा आता है। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री, लेकिन जीडीपी के हिसाब से 3% के अराउंड इंडिया में पैसा आता है। पाकिस्तान में उनकी जीडीपी का अप्रोक्स 7 से 8% रेमिटेंसेज आता है, जो स्टेट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रेंथन करता है। श्रीलंका 7 से 9% जीडीपी का रेमिटेंस से आता है, मेनली मिडिल ईस्ट और यूरोप से। रेमिटेंसेस के पैसे का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? फैमिली मेंबर्स की जो बेसिक जरूरत है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में सपोर्ट मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी देश की करंट स्टेबिलिटी के लिए रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई फैमिलीज अपने घर, छोटे बिजनेस और एग्रीकल्चर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पेंडेमिक जैसे क्राइसिस या इकोनॉमिक रिसेशन के वक्त रेमिटेंसेस बहुत मददगार साबित होते हैं। अब एक बार वो कंट्रीज देख लेते हैं जहाँ से साउथ एशियन कंट्रीज में रेमिटेंसेस आती है। तो मेनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर सबसे बड़े एम्प्लॉयर है साउथ एशियन माइग्रेंट्स के लिए। साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि मलेशिया और सिंगापुर, ये भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। और वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो यूएस, यूके, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी साउथ एशियन डायस्पोरा है जो रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं। साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टॉपिक है, जिसमें कंट्रीज अपने अपने बॉर्डर्स के थ्रू गुड्स, सर्विसेज और पीपल का एक्सचेंज करती है। साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टॉपिक है, जिसमें कंट्रीज अपने अपने बॉर्डर्स के थ्रू गुड्स, सर्विसेज और पीपल का एक्सचेंज करती है। साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इकोनॉमी के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि कई कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, जैसे नेपाल और भूटान। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पुअर कंट्रीज के लिए जॉब्स और इनकम बनाने का मेजर सोर्स है। नेबरिंग कंट्रीज के बीच बायलैटरल रिलेशंस ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बेटर होते हैं। अगर इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात करें तो रक्सौल, बीरगंज, जोगबानी, बिरतनगर, ये कुछ मेजर ट्रेड हब्स हैं, जहां डेली लाखों डॉलर्स के ट्रेड होता है। लेकिन 2015 के ब्लॉकेज ने ट्रेड को टेम्पररी डिसरप्ट कर दिया था। इंडिया भूटान बॉर्डर फॉन्सुइंग इकोनॉमिक जोन इम्पोर्टेंट है, जहां भूटान इंडिया से एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करता है। इंडिया बांग्लादेश ट्रेड लैंड और रिवरेन ट्रेड रूट्स इंपॉर्टेंट है, जहां क्रॉस बॉर्डर चेक पोस्ट से गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ट्रेड बहुत लिमिटेड है, और कुछ माइनर ट्रेड रूट हैं, जैसे कश्मीर और वाघा बॉर्डर के पास ऑपरेट किए जाते हैं। इन कंट्रीज में पॉलिटिकल टेंशंस के कारण ट्रेड कई बार बंद करनी पड़ती है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्रीक्वेंट शटडाउन और इंडिया नेपाल ब्लॉकेड जैसे इंसिडेंट ट्रेड को हैम्पर करते हैं। कस्टम्स और नॉन टेरिफ बैरियर्स, स्लो कस्टम क्लियरेंस, हाई टेरिफ्स और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ये ट्रेड फ्लो को डिले करते हैं। पुअर रोड, रेल और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग बना देते हैं। बॉर्डर एरियाज में इलीगल ट्रेड भी कॉमन है, जो लीगल इकोनॉमी को हर्ट करता है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं टू इंश्योर कि ट्रेड इफिशिएंटली चलता रहे। जैसे अगर साफ्टा की बात करें, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये टैरिफ रिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के कारण प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो है। BBIN इनिशिएटिव यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये ट्रांजिट फैसिलिटेशन और कस्टम कोऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था। सासेक यानी साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको बनाने का मेन मोटिवेशन था ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप करना, जैसे इंडिया नेपाल रेल लिंक, हाईवे और इनलैंड वाटरवेज। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से बॉर्डर कम्युनिटीज को डायरेक्ट फायदा मिलता है, जैसे लाइवलीहुड, रिटेल बिजनेसेस और फार्मिंग में सपोर्ट मिलता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ने से GDP ग्रोथ इंप्रूव होती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स या डिसरप्शंस के समय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ब्लॉक होने से इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। साउथ एशिया में टूरिज्म हर देश के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर हमेशा से रहा है। ये सेक्टर ना सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स जनरेट करता है, बल्कि होटल्स, ट्रैवल एजेंसीज, गाइड्स, ट्रांसपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब में भी जॉब्स क्रिएट करता है और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट भी देता है। अगर नेपाल की बात करें तो ये हिमालय ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए मशहूर रहा है। टूरिज्म GDP में 7 से 8% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अन्नपूर्णा सर्किट और एवरेस्ट बेस कैंप यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पेंडेमिक के बाद अभी रिकवरी फेज चल रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, पिलग्रिमेज साइट्स और बीचेस के लिए इंडिया पॉपुलर रहा है। टूरिज्म इंडिया की GDP का 6 से 7% कंट्रीब्यूट करता है और 40 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनरेट करता है। श्रीलंका की वैसी बात किया जाए तो वहाँ की बीचेस, एंशिएंट टेम्पल्स और वाइल्ड लाइफ सफारीज टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। टूरिज्म GDP के अप्रोक्स 12% कंस्टिट्यूट करता है। बांग्लादेश का सुंदरबंस, मैंग्रोव और हिस्टोरिकल साइट्स टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। भूटान इको टूरिज्म और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस प्रिंसिपल के अंडर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करता है। साउथ एशिया में सर्विस सेक्टर रैपिड ग्रोथ दिख रही है, जिसमें IT, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन शामिल है। इंडिया में सर्विस सेक्टर GDP का 55 से 60% होल्ड करती है। IT सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसी सिटीज IT हब्स बन चुके हैं। बेंगलोर रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकॉम भी तेजी से ग्रो हो रहा है। नेपाल और भूटान मेनली टूरिज्म, रिटेल और रेमिटेंसेस तक लिमिटेड है। साउथ एशियन कंट्रीज टूरिज्म कोलेबोरेशन के लिए वीजा फैसिलिटीज और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। पर वहीं पॉलिटिकल टेंशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और वीजा पॉलिसीज रीजनल टूरिज्म को
हिंडर कर रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक ने टूरिज्म को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, जिसका रिकवरी अभी भी चल रहा है। टूरिज्म एंड सर्विसेज का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफी की रोल होता है, खासकर साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में, स्पेशली यूथ और वीमेन के लिए। सर्विस सेक्टर से रूरल एरियाज में इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी कम हो रही है। पॉलिटिकल राइवलरी का मतलब है कि देश अपने पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। इसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, नेशनलिज्म और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस इंक्लूड रहते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन में मुल्क दो हिस्सों में बांटा जाता है। इंडिया जहां हिंदू मेजोरिटी में था और पाकिस्तान जहां मुस्लिम मेजोरिटी भी रहता है। पार्टीशन के दौरान मिलियंस लोगों की माइग्रेशन और कम्युनल वायलेंस हुई, जिसका असर रिलेशंस पे आज तक है। जम्मू एंड कश्मीर एक कंटेस्टेड रीजन है जिसे दोनों देश क्लेम करते हैं। 1947 में कश्मीर के महाराजा ने इंडिया ज्वाइन करना एक्सेप्ट किया था, जबकि पाकिस्तान कश्मीर का एक हिस्सा चाहता था, जिससे 1947-48 में पहला वॉर हुआ। इसके बाद 65 और फिर 1999 71 में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस में मदद की, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ब्लो था। टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट ने राइवलरी को और टेंस बनाया। दोनों देश के पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल कंपोजिशन और नेशनल आइडेंटिटीज अलग अलग है, जो राइवलरी को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंटरनेशनल मीडिएटर्स जैसे यूएन, यूएस और चाइना ने पीस टॉक्स करवाने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड पे कभी वो ट्रस्ट बना नहीं पाए। पीरियोडिक डायलॉग्स हुए, लेकिन कश्मीर डिस्प्यूट और टेरिटोरियल क्लेम्स की वजह से रिलेशन अनस्टेबल ही रहा। 20th सेंचुरी तक बॉर्डर डिस्प्यूट इमर्ज हो चुके थे हमारे चाइना के साथ, खास तौर पे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश एरियाज को लेकर। 1959 में तिब्बत अपराइजिंग के बाद चीन को लगा कि इंडिया उसके अंदर दखल दे रहा है, क्योंकि इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम दिया था। इस वजह से टेंशन और बढ़ गई। 1962 में दोनों के बीच फुल स्केल वॉर भी हुआ, जिसमें चीन ने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में मिलिट्री एडवांस किया और इंडिया को एक मेजर सेटबैक मिला। चीन अक्साई चीन को अपने हिस्सा मानता है, जबकि इंडिया इसे लद्दाख का हिस्सा कहता है। वही अरुणाचल प्रदेश को चीन साउथ तिब्बत कहता है और अपनी टेरिटरी मानता है। ये दोनों एरियाज अभी भी डिस्प्यूटेड हैं। चीन इंडिया के ग्रोथ और रीजनल इन्फ्लुएंस से डर रहा है, और इंडिया भी चीन के एक्सपेंडिंग मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को अपने लिए एक बड़ा थ्रेट मानता है। बॉर्डर पे कई बार स्टैंड ऑफ होते रहे, जैसे रिसेंट 2020 गलवान वैली क्लैश। ये राइवलरी सिर्फ मिलिट्री नहीं, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी देखने को मिल सकती है। डिस्पाइट टेंशंस, दोनों कंट्रीज ट्रेड और कॉर्पोरेशन पे भी काम करते आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल ट्रस्ट बहुत लिमिटेड है। अब नेक्स्ट आता है काला पानी रीजन। ये वैली इंडिया के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हिस्सा माना जाता है, लेकिन नेपाल ने इस पर अपना हक जताया है। दोनों मुल्क 1816 से सुगौली ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन को लेकर डिसएग्री करते हैं, क्योंकि ट्रीटी के मुताबिक काली रिवर को नेपाल इंडिया बॉर्डर बनाया गया है, लेकिन इसका सोर्स ओरिजिन दोनों के अलग अलग क्लेम है। नेपाल का कहना है कि रिवर का सोर्स लिम्पियाधुरा में है, जबकि इंडिया कहता है कि सोर्स लिपू लेक के पास वही नीचे में है। लिपू लेक ट्राइजेक्शन, ये रीजन इंडिया, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राइजेक्शन है, जिसको लेकर नेपाल ने अपनी सोवरेनिटी को डिक्लेयर किया है, जिसपे इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है। इंडिया ने 2020 में लिपुलेक पास तक रोड बनाया, जिसके खिलाफ नेपाल ने प्रोटेस्ट किया और अपने न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक को अपना हिस्सा दिखाया। सस्ता एरिया की बात करते हैं। ये वेस्ट चंपारण बिहार के पास है और इस पर भी दोनों देशों का डिस्प्यूट रहा है। सस्ता के बॉर्डर के पास गंडक रिवर की शिफ्टिंग ने बाउंड्री को अनक्लियर बना दिया है। 1816 में एंग्लो नेपोलिस वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी, जिससे बॉर्डर डिफाइन हुआ, लेकिन उसमें बाउंड्री पॉइंट्स के एग्जैक्ट लोकेशन काफी वेग हुई थी। ब्रिटिश मैप में काली रिवर के सोर्सेस को लेकर डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं, जिसे दोनों देशों ने अपने क्लेम्स के लिए एविडेंस के तौर पे यूज किया है। 2019-2020 के दौरान नेपाल ने इंडिया के न्यू पॉलिटिकल मैप को मानने से इनकार कर दिया और प्रोटेस्ट हुआ। नेपाल पार्लियामेंट ने 2020 में अपना अपडेटेड मैप अप्रूव किया, जो डिस्प्यूटेड एरिया को अपने हिस्से में बता रहा होता है। इंडिया ने नेपाल के इस मैप को कबूल नहीं किया और अपना क्लेम कंटिन्यू रखा। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिकली इशू चल रहे हैं, पर अभी तक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं निकला।
अब बात करते हैं बांग्लादेश इंडिया के वाटर डिस्प्यूट्स की। तो बांग्लादेश इंडिया के बीच वाटर डिस्प्यूट्स काफी लंबी हिस्ट्री रही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो रिवर्स हैं, गंगा और तीस्ता। इनकी शेयरिंग और मैनेजमेंट सबसे ज्यादा कंटेंटियस इशू है। 1970s में इंडिया ने फरक्का बैरेज कंस्ट्रक्ट किया, जिसका मकसद कलकत्ता पोर्ट की सिल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना था। लेकिन इस वजह से डाउन स्ट्रीम बांग्लादेश को ड्राई सीजन में पानी की कमी का सामना करना पड़ा। 1996 में इंडिया और बांग्लादेश ने ट्रीटी साइन की, जिसमें वाटर शेयरिंग के बारे में एग्रीमेंट हुआ। लेकिन ये एग्रीमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाइंग नहीं था। बांग्लादेश को हेल्थ, एग्रीकल्चर और फिशरीज डेवलपमेंट के लिए इस एग्रीमेंट का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तीस्ता रिवर, जो हिमालय से स्टार्ट होती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में मिलती है, इसका वाटर शेयरिंग इशू अभी एक बड़ा इशू है। बांग्लादेश फेयर शेयर का मुकाबला करता है, खासकर ड्राई सीजन में। लेकिन इंडिया में वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। तीस्ता की वाटर शॉर्टेज की वजह से बांग्लादेश के नॉर्दर्न रीजन्स की फार्मिंग और कल्टीवेशन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। 1972 में इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर्स कमीशन बनाया गया, जिसका मकसद रिवर वाटर की मैनेजमेंट और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना था। कुछ शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंडिंग और एमयू साइन हुए, लेकिन कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। साउथ एशिया के मुल्कों जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान ट्रेड और कमर्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट, सप्लाई चेन्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इनको जोड़े रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड रिलेशन का बात करते हैं। और एनर्जी कोऑपरेशन, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एनर्जी कोऑपरेशन स्ट्रांग है, जबकि नेपाल अपनी एनर्जी और इंपोर्ट के लिए इंडिया पे डिपेंड करता है। रीजनल इनिशिएटिव्स जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक, ये इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स जैसे इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर कन्फ्लिक्ट, नेपाल इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट और इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस रीजनल स्टेबिलिटी को चैलेंज करते हैं, जिससे ट्रस्ट डेफिसिट बनता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स और नेशनलिस्ट पॉलिसीज के चलते कंट्रीज एक दूसरे के साथ फुल्ली कोऑपरेटिव नहीं हो पाती और रीजनल डिप्लोमेसी में बार बार सेटबैक्स आते हैं। इकोनॉमिक जरूरतें और म्यूचुअल बेनिफिट्स फोर्स करते हैं कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें ताकि ग्रोथ हो सके। और पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट और बाउंड्री डिस्प्यूट्स, टेररिज्म और रीजनल राइवलरीज ने इन रिलेशंस को कभी कभी ब्लॉक या स्लो कर दिया है। इस वजह से साउथ एशिया का रीजनल इंटीग्रेशन अधूरा है। कंट्रीज क्राइसिस के वक्त अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक लॉसेस के बावजूद भी पॉलिटिकल इशू को सॉल्व करना मुश्किल होता है। यानी साउथ एशिया में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सस्टेनेबल रिजोल्यूशन जरूरी है। आज के युग स्पेशली जेन जी नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्रीज में सोशल मीडिया के जरिए अपनी पॉलिटिकल अवेकनिंग दिखा रहे हैं। नेपाल के 2025 जेनजी प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया बैन डायरेक्ट कैटलिस्ट था, जिसे वीपीएन या डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म से यूथ रेसिस्ट कर रहे थे। डिजिटल टूल्स ने पावर हायरार्कीज को चैलेंज किया। यूथ ऑर्गेनाइज हो रहे थे बिना ट्रेडिशनल पार्टीज के, जिससे गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस और कंट्रोल ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये चैलेंज पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करने का मौका भी देता है। इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस, बॉलीवुड मूवीज, योगा, कुजिन्स, फेस्टिवल्स रीजन में एक मेजर सॉफ्ट पावर रोल प्ले करता है। लेकिन हार्ड पॉलिटिक्स में स्पेशली इंडिया के नेबर्स के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स सेंसिटिव होते हैं। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत केयरफुली चलानी पड़ती है, स्पेशली नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बम्बई जैसे डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट जरूरी होता है। जैसे 2015 नेपाल ब्लॉकेट के बाद पता चला कि कैसे अनहैप्पी पॉपुलेशन इंडिया को अपना दुश्मन समझने लगी। इसलिए इंडिया की नेबरहुड डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रेटेजिक और कॉशियस होने वाली है। सबसे पहले जरूरी है कि मीडिया रिपोर्ट्स को क्रिटिकली देखा जाए, सिर्फ हेडलाइंस या सेंसेशनलिज्म पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। नेपाल के प्रोटेस्ट में असली इशू करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल एलिट की मोनोपोली थी, ना कि सोशल मीडिया बैन।
जिसको इंडियन मीडिया की कवरेज में सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया गया। मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना, सिर्फ एक या इंडियन मीडिया तक सीमित रहना गलत है। नेपाली मीडिया, इंडिपेंडेंट आउटलेट्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स पढ़ना चाहिए ताकि कंप्रिहेंसिव और बैलेंस पर्सपेक्टिव समझा जा सके। इसके आगे रहता है पॉलिटिकल नैरेटिव से अलग रहना। इंडियन मीडिया ने प्रोटेस्ट को मोनार्की रिस्टोरेशन जैसे एजेंडा में दिखाया, जबकि प्रोटेस्टर ने इसको कंप्लीटली डिनाई किया। अपने एजम्पशंस को चैलेंज करो और फैक्ट्स पे फोकस करो और मीडिया बायस को पहचानो। इंडियन मीडिया में कुछ सेक्शंस गवर्नमेंट फ्रेंडली या आइडियोलॉजिकल एजेंडास को प्रमोट करते हैं, इसलिए मीडिया को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया और डायरेक्ट वॉइसेस को फॉलो करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और डायरेक्ट सिटीजन जर्नलिज्म से रियल ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से डिफरेंट होती है। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। इंडियन मीडिया ने नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट को मोनार्की रिस्टोर करने का मूवमेंट बता दिया, जो बिल्कुल गलत है। इस कवरेज ने प्रोटेस्टर के असली ग्रेवियंसेस को इग्नोर किया, जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। नेपाल में इंडियन मीडिया को पब्लिक एंगर का सामना भी करना पड़ा, जहां रिपोर्टर्स को प्रोटेस्ट में रेसिस्ट करना पड़ा और कुछ जगह उन्हें फिजिकली कन्फ्रंट भी किया गया। नेपाल और इंडिया के बीच कॉन्फिडेंशियल और फ्रेंडली टाइज होने के बावजूद मीडिया की बायस्ड कवरेज से टेंशन्स बढ़ती है, जिससे पब्लिक डिप्लोमेसी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को नुकसान पहुंचती है। अब आगे हम नेपाल की हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। शाह डायनेस्टी से लेकर राणा रूल तक, जेनजी प्रोटेस्ट तक, कैसे नेपाल बनता है और फिर कैसे मोनार्की हटाकर डेमोक्रेसी लाया जाता है और इन सब में आर्मी का क्या रोल रहता है।